जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र चैप्टर में बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे और आगे राज्य और उसकी राजधानी तथा वो राज्य कब गठित हुआ उस पर भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले 552 देशी रियासतों में 549 रियासतें भारत में आसानी से शामिल हो गई थी। 549 आसानी से शामिल हो गई, भारत के संघ में, इस भारतीय संघ में शामिल हो गई। और ये इसमें जो है सरदार पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। शेष 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय कराने में बहुत दिक्कतें आई थी। उसे भी हम लोग देखेंगे, कौन सा रियासत कब विलय हुआ, किस आधार पर विलय हुआ, उसे हम लोग देख रहे हैं। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर महाराजा हरि सिंह के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को जो जम्मू कश्मीर का जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर। संविधान के आरंभ के समय भारत का राज्य क्षेत्र कुल 4 श्रेणियों के राज्यों में बटा हुआ था। वो राज्य कौन से? क, ख, ग और घ। अब उन श्रेणियों में कौन कौन से राज्य आते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया थी, उसे हम लोग अभी देखेंगे। भाग क में 9, भाग ख में 9 और ग में 10 और घ में 1 राज्य रखे गए थे। बिहार क श्रेणी का राज्य था। भाग घ श्रेणी में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। अभी हमारे देश का एक बहुत चर्चित आइलैंड है, जो बहुत ही एकदम हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चे में। सिर्फ वहाँ पे प्रधानमंत्री एक बार जाके घूमे थे, लक्षद्वीप। और वो जो है एक देश के इकोनॉमी को ही तहस नहस कर दिया है। मतलब वहाँ के सारी जो भी पर्यटक भारतीय जाते थे तो वहाँ अब नहीं जा रहे मालदीव्स, क्योंकि जो भी हमारे लक्षद्वीप को प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया, वहाँ टाटा ग्रुप भी होटल्स बना रहा है। तो उसी में से एक हमारा आइलैंड घ श्रेणी का आइलैंड कौन था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह घ श्रेणी में सिर्फ एक ही को रखा गया था, वो भी आइलैंड को। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। जून 1948 में किसकी अध्यक्षता में? एस के धर की अध्यक्षता में। इसे धर आयोग के नाम से भी जाना गया। धर आयोग किससे संबंधित था? तो भाषाई प्रांतीय आयोग, मतलब कि भाषा के आधार पर प्रांतों के बंटवारा से। धर आयोग को यह कार्य दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कितना सही होगा, इसे भाई आप देखिए और इसका रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को न रखकर प्रशासनिक कार्यवाही को रखा। तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है राज्यों को पुनर्गठन के आधार पर भाषा को नहीं रखा, प्रशासनिक कार्यवाही को रखने की अनुशंसा की। अब आगे देखिए, धर आयोग की रिपोर्ट के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मांग और बढ़ गया। धर आयोग जो है मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इसका मांग और बढ़ गया इनके रिपोर्ट के बाद। धर रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सवाल पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? तो जो भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन का एक समिति बना, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे। इसे जो जेबीपी समिति भी कहा जाता है। जेबीपी समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट जारी की। जेबीपी समिति भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। जेबीपी समिति ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन को नकार दिया। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन भारत के संदर्भ में सही नहीं है। तो फिर हम लोग आगे देख रहे हैं
कि धर आयोग एवं जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने का आंदोलन यहाँ पे जोर पकड़ा होगा, जोर पकड़ा। मतलब कि तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से एक अलग प्रांत बनाने का जो है वहाँ पे जोर पकड़ा गया। अब देखिए आगे कौन सा प्रांत बना। तेलुगु भाषा के आधार पर पृथक राज्य बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस के एक गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। कौन बैठ गए? भाषा के आधार पर पोट्टी श्रीरामुलु। और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और पोट्टी श्रीरामुलु जो है 19 अक्टूबर 1952 को आमरण अनशन पर बैठे थे। 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद तेलुगु भाषी क्षेत्र में हिंसक उपद्रव शुरू हो गए। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल गए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भाई ये भूख हड़ताल पर बैठे और इनकी मृत्यु हो गई इस कारण। अंततः 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कर दी। आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश था। और वो कब बना था? दिसंबर 1952 में। और किसके अथक प्रयास से, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, तो पोट्टी श्रीरामुलु के प्रयास से। वो कब बैठे थे आमरण अनशन पर? 19 अक्टूबर 1952 को। और कब उनकी मृत्यु हो गई? 15 दिसंबर 1952 को। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की घोषणा के अनुरूप आंध्र प्रदेश राज्य का गठन अक्टूबर 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने का आंदोलन शुरू हो गया। ऐसे आंदोलनों के उग्र स्वरूप के कारण बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। कब किया? कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली आयोग। कब बनाया गया? दिसंबर 1953 में। इस आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन थे? के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू। फजल अली आयोग के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं? गठन दिसंबर 1953 में, और इसकी अध्यक्षता फजल अली और इसके अन्य 2 सदस्य के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू। फजल अली आयोग ने दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट जो है फजल अली आयोग ने प्रस्तुत किया, और इनका गठन हुआ था दिसंबर 1953 में। 2 साल के बाद इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा, ये ऐसा नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते। फजल अली आयोग ने राज्यों को 4 श्रेणियों को समाप्त करने तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश 2 श्रेणियों में स्थापित करने का अनुशंसा किया। यानी कि आप राज्यों की जो क ख ग घ श्रेणी हम पढ़े थे, जिसमें से हमारा बिहार उस समय क श्रेणी का राज्य था, और घ श्रेणी में सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार को रखा गया था, उसे जो है इन्होंने हटा दिया। मतलब कि उस चारों श्रेणी को हटा दिया। इन्होंने सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 2 श्रेणियों को ही रखा। इस आयोग के रिपोर्ट में 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की अनुशंसा किया गया था। फजल अली आयोग के रिपोर्ट पर चर्चा के उपरांत जो है संसद के 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों के 4 श्रेणियों को समाप्त करके केवल 2 श्रेणी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकार किया, जैसा अभी हमने कहा था। राज्य
पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को भारत क्षेत्र को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित किया गया। 14 राज्य कौन कौन से थे? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य, और इसका गठन कब किया गया था? अक्टूबर 1953 में। असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप। बहुत ही चर्चित, जैसा अभी हमने शुरुआत में कहा था कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी यहाँ पे गए थे अपने दौरे पे और इन्होंने सिर्फ 100 मीटर चला था, तो इन्होंने पूरे एक देश के अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया था। मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह जो थे ये हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन को अपना कवर कर चुके हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से राज्य कब बने, कौन सा आयोग हुआ, चलिए यहाँ पे हम लोग पूरा इसको कवर कर चुके हैं। तो आगे हम लोग और अपने इस चैप्टर को लेकर के आएंगे। सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। और आप लक्षद्वीप के संदर्भ में जो भी अभी बातें आती है उसे आप देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी टाटा ग्रुप अपना होटल बना रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है। लक्षद्वीप के संदर्भ में हमारे देश की आय में क्या आमदनी होगी, तो इसे हम लोग देख सकते हैं। और ये मालदीव्स की अर्थव्यवस्था, मतलब इससे भारत मालदीव संबंध पर भी फर्क पड़ा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपनी आज की क्लास को विराम देते हैं। आगे फिर हम लोग आएंगे अपने कल एक अच्छे और बहुत ही अच्छे चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि पॉलिटी एक स्पिन गेंद है, तो उसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि अगर सफलता में मैं राम सेतु की तरह, अगर राम सेतु में अगर गिलहरी जो कंकड़ डालती है दान, उसके तरह भी अगर आपकी सफलता में मेरा सहयोग होगा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और संतुष्टि भी मिलेगी। तो मुझे भी सहयोग करते रहें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको अच्छी सफलता मिले अपने लक्ष्य में। पुनः आप सबको जय सिया राम, जय हिंद।